नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जेपीएससी जेट के लिए यूनिट नंबर 3 राजनीति विज्ञान का इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें से हम लोग देखेंगे 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करते हैं। और जो जेपीएससी के द्वारा जो इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा वह 29 मार्च को लिया जाएगा। ये जेपीएससी के कैलेंडर में पहले से डिसाइडेड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन कि हमारे झार शिक्षा ऐप पर पॉलिटिकल साइंस के लिए कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें से आपको 999 में पॉलिटिकल साइंस के 20 बुकलेट, इसके साथ में आपको 10 मॉक टेस्ट और 15,000 का जो बुकलेट है प्लस उसका सभी का रिकॉर्डेड वीडियो इसमें मिलेगा। और अगर सिर्फ आप लोग को बुकलेट चाहिए तो बुकलेट आपको 499 में मिल जाएगा। और पेपर 1 का चाहिए ये आपको 249 पे मिल जाएगा। और ये जो ऑफर है ये आपका 31 जनवरी तक ही ये अवेलेबल है। सिर्फ पेपर 1 जो है ये आपका 5 फरवरी तक रहेगा, इसके आपको फिर प्राइस बढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया गया है? तो उसमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दैट इज डिवाइन ओरिजिन थ्योरी का समर्थन किया गया है। मनु के अनुसार राजा का निर्माण ईश्वर ने किया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में मत्स्य न्याय की अवधारणा क्या दर्शाती है? तो मत्स्य न्याय की अवधारणा जो है वो क्या दर्शाती है? यह अराजकता की स्थिति को दर्शाती है, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसे रोकने के लिए ही दंड की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, शांति पर्व में राजधर्म का वर्णन किस संदर्भ में किया गया है? तो राजधर्म का वर्णन जो है वो किस संदर्भ में किया गया है? तो राजा के कर्तव्यों और आपातकाल में शासन के नियमों के संदर्भ में किया गया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राजा के 7 अंग कौन कौन से हैं? तो राजा के 7 अंग कौन कौन से हैं? तो स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड और सेना है और मित्र है। कौन कौन से? तो स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड या सेना है और मित्र है। ये 7 अंग हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में वर्णित मंडल सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो मंडल सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? यह विदेश नीति और अंतरराज्यीय संबंधों से है। किससे? तो विदेश नीति और अंतरराज्यीय संबंधों से है। इसका मूल मंत्र है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। क्या होता है? तो शत्रु का शत्रु जो होता है वह मित्र होता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने राजा के लिए दिन के समय को कितने भागों में विभाजित करने का सुझाव दिया है? तो कौटिल्य ने राजा के दिन के समय को कितने भागों में विभाजित करने का सुझाव दिया है? तो 8 भागों में दिया है। इसे राजा की दिनचर्या के कुशल प्रबंधन के लिए बताया गया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने भ्रष्टाचार की तुलना किससे की है? तो भ्रष्टाचार की तुलना जो है किससे की है? तो जीभ पर रखे शहद या विष से की है। किस पर? तो जीभ पर रखे शहद या विष से की है, जिसे चखे बिना रहना असंभव है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य का मुख्य उद्देश्य जो है वह है योगक्षेम। क्या है? योगक्षेम, दैट इज अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की सुरक्षा। क्या है? तो अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की सुरक्षा जो है वह राज्य का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, अगाना सुत्ता बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ का हिस्सा है? यह है दीघ निकाय है। किसका है? तो दीघ निकाय का है, जो कि सूत पिटक का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, अगाना सुत्ता
में राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का वर्णन मिलता है? तो किस सिद्धांत का? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन मिलता है, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो है वर्णन मिलता है। प्रारंभिक रूप में जिसे महासम्मते कहा गया, क्या कहा गया? तो जिसे महासम्मते कहा गया, किसको? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत को। अगला प्रश्न है, बौद्ध राजनीतिक दर्शन में चक्रवर्ती राजा का क्या अर्थ है? तो चक्रवर्ती राजा का क्या अर्थ है? तो वह शासक जो धर्म यानी धर्म के पहिए को घुमाता है और नैतिकता के आधार पर शासन करता है, उसे ही चक्रवर्ती राजा कहा गया है। अगला प्रश्न है, बर्नी के प्रसिद्ध कृति फतवा ए जहादरी का मुख्य विषय क्या है? तो फतवा ए जहादरी का मुख्य विषय क्या है? तो मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राज्य, मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श शासन कला और राजनीतिक सलाह, क्या है? तो आदर्श शासन कला और राजनीतिक सलाह है। अगला प्रश्न है, बर्नी ने शरीयत और जवाबित में क्या अंतर बताया है? तो शरीयत और जवाबित में क्या अंतर बताया है? तो शरीयत ईश्वरीय कानून है, जबकि जवाबित सुल्तान द्वारा बनाए गए राज्य के निरपेक्ष कानून है जो परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। अगला प्रश्न है, बर्नी के अनुसार एक आदर्श सुल्तान का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो आदर्श सुल्तान का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो जहांदारी है, क्या है? तो जहांदारी है, दैट इज दुनियादारी के साथ दीनदारी, दैट इज धर्म का संतुलन बनाना और शरीयत को लागू करना, यानी कि जहांदारी के साथ दीनदारी का संतुलन बनाना और शरीयत को लागू करना है, क्या है? तो बर्नी के अनुसार आदर्श सुल्तान का प्राथमिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक चिंतन में कबीर का मुख्य योगदान क्या माना जाता है? तो कबीर का मुख्य योगदान क्या माना जाता है? तो सामाजिक समतावाद और धार्मिक रूढ़िवाद का खंडन, क्या माना जाता है? तो सामाजिक समतावाद और धार्मिक रूढ़िवाद का खंडन। अगला प्रश्न है, कबीर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की थी? तो वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज की कल्पना की थी, जहां मानवीय गरिमा सर्वोच्च हो, क्या हो? तो मानवीय गरिमा सर्वोच्च हो। अगला प्रश्न है, पंडिता रमाबाई ने अपनी किस पुस्तक में पितृसत्ता और जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है? तो किस पुस्तक में की है? तो द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में की है, किसमें? तो द हाई कास्ट हिंदू वुमेन में की है। अगला प्रश्न है, आर्य महिला समाज और मुक्ति मिशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था महिलाओं की शिक्षा, मुक्ति और विधवाओं का पुनर्वास, क्या था? तो महिलाओं की शिक्षा, मुक्ति और विधवाओं का पुनर्वास था। अगला प्रश्न है, पंडिता रमाबाई को पंडिता और सरस्वती की उपाधि किसने दी थी? यह उपाधि कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों के द्वारा दी गई थी, किस कारण? तो संस्कृत के ज्ञान के कारण यह दी गई थी। अगला प्रश्न है, तिलक ने स्वराज को किस रूप में परिभाषित किया? तो स्वराज को किस रूप में परिभाषित किया? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उनके लिए यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि धर्म राज्य की स्थापना थी। अगला प्रश्न है, तिलक की प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य का केंद्रीय संदेश क्या है? तो इसका केंद्रीय संदेश क्या है? तो निष्काम कर्मयोग, क्या है? तो निष्काम कर्मयोग, एक्शन विथआउट अटैचमेंट। उन्होंने गीता की व्याख्या निवृत्ति यानी त्याग के बजाय प्रवृत्ति यानी कर्म के रूप में की है। अगला प्रश्न है, वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को क्या कहा था? तो तिलक को क्या कहा था? तो भारतीय अशांति का जनक कहा था, दैट इज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था, किसके द्वारा? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। तिलक ने राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए किन उत्सवों का सहारा लिया? तो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का सहारा लिया। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के राष्ट्रवाद की अवधारणा को
क्या कहा जाता है? तो विवेकानंद के राष्ट्रवाद की अवधारणा को आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म या नव वेदांत कहा जाता है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह कथन किस उपनिषद से प्रेरित है? यह कठोपनिषद से प्रेरित है। किससे? तो कठोपनिषद से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार भारत के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो भारत के पतन का मुख्य कारण था जनता की उपेक्षा। क्या था? तो जनता की उपेक्षा, दैट इज नेग्लेक्ट ऑफ द मासेस, और महिलाओं का दमन। अगला प्रश्न है, उन्होंने दैट इज स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में कौन सा प्रसिद्ध कथन दिया? मतलब उन्होंने समाजवाद के संदर्भ में कौन सा प्रसिद्ध कथन दिया? तो मैं समाजवादी हूं इसलिए नहीं कि यह पूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि आधी रोटी कुछ न होने से बेहतर है। क्या है? तो आधी रोटी जो है वो कुछ न होने से बेहतर है। अगला प्रश्न है, टैगोर ने अपनी किस पुस्तक में उग्र राष्ट्रवाद यानी हाइपर नेशनलिज्म की आलोचना की है? तो किस पुस्तक में की है? तो नेशनलिज्म में की है। किसमें? तो नेशनलिज्म 1917 में की है। अगला प्रश्न है, टैगोर राष्ट्रवाद को मानवता के लिए खतरा क्यों मानते थे? तो राष्ट्रवाद को मानवता के लिए खतरा क्यों मानते थे? क्योंकि यह मनुष्य को संकीर्ण बनाता है और सत्य से बड़ा देश को मानने के लिए बाध्य करता है। अगला प्रश्न है, टैगोर और गांधी के बीच मुख्य वैचारिक मतभेद क्या था? तो टैगोर और गांधी के बीच मुख्य वैचारिक मतभेद क्या था? तो टैगोर चरखा और असहयोग के आलोचक थे। वे इसे आर्थिक रूप से तर्कहीन और नकारात्मक मानते थे। क्या मानते थे? तो आर्थिक रूप से तर्कहीन और नकारात्मक मानते थे। अगला प्रश्न है, टैगोर के आदर्श समाज का मॉडल क्या था? तो टैगोर के आदर्श समाज का मॉडल क्या था? तो विश्व बंधुत्व था। क्या था? कॉस्मोपॉलिटिनिज्म और अंतरराष्ट्रीयतावाद। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने स्वराज 1909 में किसकी आलोचना की है? तो किसकी आलोचना की है? तो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की है। इसे उन्होंने शैतानी सभ्यता कहा और मशीनरी की आलोचना की है। किसको किसको? तो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की और मशीनरी की। वहीं आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को गांधी जी ने शैतानी सभ्यता भी कहा है। किसमें? तो हिंद स्वराज में। अगला प्रश्न है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मूल्य क्या है? तो मूल सिद्धांत जो है वह क्या है? तो है पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति का स्वामी न मानकर समाज के हित में उसका न्यासी मानना चाहिए। दैट इज पूंजीपतियों को अपनी जो संपत्ति है उसको स्वामी न मानकर समाज के हित में न्यासी मानना चाहिए। किसका सिद्धांत है ये? गांधी जी का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन का संबंध कैसा होना चाहिए? तो साध्य और साधन का संबंध कैसा होना चाहिए? तो ये दोनों पवित्र होने चाहिए। जैसे बीज वैसा ब्रिज, जैसे बीज वैसा ब्रिज, दैट इज दोनों पवित्र होंगे तो जैसा इनपुट रहेगा वैसा ही आउटपुट भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा दैट इज सिविल डिसओबीडियंस का विचार गांधी जी ने किस विचार से ग्रहण किया? दैट इज सविनय अवज्ञा का जो विचार है वो गांधी जी ने किस पश्चिमी विचारक से ग्रहण किया था? तो हेनरी डेविड थोरो से। किससे? तो हेनरी डेविड थोरो से ये लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के लिए रामराज का क्या अर्थ था? तो रामराज का क्या अर्थ था? तो दरिद्र नारायण की सेवा और अंतिम व्यक्ति का उदय, दैट इज सर्वोदय। क्या था? तो दरिद्र से दरिद्र यानी गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा और अंतिम व्यक्ति यानी कि पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति का उदय, जिसको गांधी जी ने सर्वोदय कहा, दैट इज सबका उदय। अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो ने राष्ट्रवाद को किस रूप में वर्णित किया? तो अरविंदो ने राष्ट्रवाद को किस रूप में वर्णित किया? कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर से आता है। क्या है? तो राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर से आता है। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय प्रतिरोध
का सिद्धांत अरविंदो ने किस लेखमाला में प्रस्तुत किया? यह वंदे मातरम पत्रिका में प्रस्तुत किया। किसमें? तो वंदे मातरम पत्रिका में। अगला प्रश्न है, अरविंदो के दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो अरविंदो के दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो अति मानस था। क्या था? अति मानस, दैट इज सुपर माइंड का अवतरण और मानव एकता, दैट इज ह्यूमन यूनिटी। अगला प्रश्न है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द लाइफ डिवाइन का विषय क्या है? तो लाइफ डिवाइन का विषय है पूर्ण अद्वैत योग। क्या था? तो पूर्ण अद्वैत योग, दैट इज इंटीग्रल योगा। क्या था? इंटीग्रल योगा और आध्यात्मिक विकास। अगला प्रश्न है, पेरियार ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो आत्मसम्मान आंदोलन, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 की शुरुआत की थी। किसके द्वारा? तो ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा। किसके द्वारा? तो ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा। अगला प्रश्न है, पेरियार ने सच्ची रामायण लिखकर क्या संदेश देने का प्रयास किया? तो द्रविड़ अस्मिता की रक्षा और उत्तर भारतीय, दैट इज आर्य संस्कृति का वर्चस्व विरोध। क्या था? तो द्रविड़ अस्मिता की रक्षा और उत्तर भारतीय या आर्य सांस्कृतिक वर्चस्व का विरोध संदेश देने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, पेरियार के अनुसार समाज में आत्म समानता का मुख्य कारण क्या है? तो असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था। क्या है? तो असमानता का मुख्य जो कारण है वो क्या है? तो ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, उनकी पत्रिका कुदु अरासु का क्या अर्थ है? तो कुदु अरासु का अर्थ है गणतंत्र या जनता का शासन। क्या है? तो गणतंत्र या जनता का शासन। अगला प्रश्न है, इकबाल के दर्शन में खुदी का क्या अर्थ है? तो खुदी का क्या अर्थ है? तो स्वत्व या आत्म साक्षात्कार, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन या ईगो है का विकास करना है। क्या है? तो स्वत्व या आत्म साक्षात्कार का विकास करना है। किसका अर्थ? तो ये खुदी का अर्थ है। अगला प्रश्न है, इकबाल ने पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना क्यों की? तो पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना क्यों की? क्योंकि यह केवल सिरों को गिनता है, उन्हें तौलता नहीं। क्या करता है? तो सिरों को गिनता है, उन्हें तौलता नहीं है, यानी गुणवत्ता के कमी के कारण इसकी आलोचना की। अगला प्रश्न है, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम किसकी कृति है? तो द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम किसकी पुस्तक है? यह मोहम्मद इकबाल की कृति है या मोहम्मद इकबाल की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, इकबाल के राजनीतिक विचारों में पैन इस्लामवाद का क्या महत्व है? तो पैन इस्लामवाद का महत्व है राष्ट्रवाद की सीमाओं से परे विश्व के सभी मुसलमानों की एकता का संबंध है। अगला प्रश्न है, एम.एन. रॉय ने अपने जीवन के अंतिम चरण में कौन सा दर्शन प्रतिपादित किया? तो कौन सा दर्शन का प्रतिपादन किया? तो नव मानवतावाद, दैट इज न्यू ह्यूमैनिज्म या रेडिकल ह्यूमैनिज्म का प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, राय ने मार्क्सवाद की आलोचना किस आधार पर की? तो एम.एन. राय ने मार्क्सवाद की आलोचना जो है वो किस आधार पर की? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद की नियतिवादी और व्याख्या और व्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन के कारण की। किसके कारण? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद की नियतिवादी व्याख्या और व्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन के कारण की। किसने? तो रॉय ने मार्क्सवाद की आलोचना की। अगला प्रश्न है, पार्टी रहित लोकतंत्र यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी के विचार का समर्थन करने वाले रॉय का तर्क क्या था? तो राजनीतिक दल सत्ता के लिए जनता का शोषण करते हैं, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रॉय द्वारा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज ताशकंद उनकी किस छवि को दर्शाते हैं? तो एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी की छवि को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, सावरकर ने हिंदुत्व को किस प्रकार परिभाषित किया?
तो सावरकर ने हिंदुत्व को किस प्रकार परिभाषित किया? तो हिंदुत्व केवल धर्म नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। क्या है? तो हिंदुत्व केवल धर्म नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। अगला प्रश्न है, सावरकर के अनुसार हिंदू कौन है? तो सावरकर के अनुसार हिंदू कौन है? तो वह व्यक्ति जो भारत को अपनी पितृभूमि यानी फादरलैंड और पुण्य भूमि यानी होली लैंड मानता है। अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक में सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। क्या कहा? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अगला प्रश्न है, सावरकर ने जाति प्रथा के विरोध में रत्नागिरी में कौन सा अभियान चलाया? तो कौन सा अभियान चलाया? तो पतित पावन मंदिर की स्थापना और सहभोज। क्या चलाया? तो पतित पावन मंदिर की स्थापना और सहभोज का अभियान चलाया। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने भारतीय गांवों को क्या कहा था? तो अंबेडकर ने भारतीय गांवों को क्या कहा था? तो अज्ञानता, संकीर्णता, सांप्रदायिकता का अड्डा कहा था। क्या कहा था? तो अ डेन ऑफ लोकलिज्म, इग्नोरेंस एंड नैरो माइंडेडनेस। क्या कहा था? नैरो माइंडेडनेस कहा था। अगला प्रश्न है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का मुख्य तर्क क्या था? तो इस भाषण का मुख्य तर्क था, जाति का विनाश केवल सहभोज से नहीं बल्कि धर्मशास्त्रों की सत्ता को नकारने से होगा। क्या होगा? तो जाति का जो विनाश होगा केवल सहभोज से नहीं बल्कि धर्मशास्त्रों की सत्ता को नकारने से होगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का विचार अंबेडकर ने किस संदर्भ में दिया? तो संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा और मनमाने शासन का विरोध के संदर्भ में दिया। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारत के किस अनुच्छेद को आत्मा और हृदय कहा? तो किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को, दैट इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा। अगला प्रश्न है, राज्य समाजवाद स्टेट सोशलिज्म पर अंबेडकर के विचार क्या थे? तो स्टेट सोशलिज्म पर अंबेडकर के क्या विचार थे? तो वे चाहते थे कि प्रमुख उद्योगों और कृषि का राष्ट्रीयकरण हो, लेकिन यह संसदीय लोकतंत्र के ढांचे के भीतर हो। अगला प्रश्न है, नेहरू के समाजवाद का विशिष्ट नाम क्या है? तो इसके समाजवाद का विशिष्ट नाम है लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला प्रश्न है, भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट भाषण कब दिया गया था? यह 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को दिया गया था। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गुट निरपेक्षता नीति का मुख्य उद्देश्य था शीत युद्ध के गुटों से स्वतंत्र रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। क्या करना? तो शीत युद्ध के गुटों से स्वतंत्र रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? तो किसे? तो बड़े उद्योग धंधों, दैट इज बड़े बांधों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को क्या कहा है? तो आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने भारत की संस्कृति को किस रूप में देखा? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने किस संस्कृति के रूप में भारत को देखा? तो एक ऐसी स्लेट जिस पर परत दर परत प्राचीनता लिखी गई है और विविधता में एकता के रूप में संदर्भित किया या एकता के रूप में इन्हें ने देखा। अगला प्रश्न है, लोहिया की सप्त क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो इसकी सप्त क्रांति का उद्देश्य था जाति, वर्ग, रंग, लिंग और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक साथ 7 प्रकार की क्रांतियां। क्या था? तो एक साथ 7 प्रकार की क्रांतियां था। अगला प्रश्न है, चौखंबा राज्य की अवधारणा में शक्ति के 4
स्तर कौन से हैं? तो पहला है गांव, फिर मंडल जिसको जिला बोलते हैं, फिर प्रांत है और फिर केंद्र। क्या है? तो गांव, मंडल, प्रांत और केंद्र, ये 4 स्तर हैं किसके? तो शक्ति के। अगला प्रश्न है लोहिया ने अंग्रेजी भाषा का विरोध क्यों किया? वे इसे शासक वर्ग और आम जनता के बीच की खाई को मानते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा का विरोध किया। इतिहास का चक्र व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक में लोहिया ने क्या सिद्धांत दिया? तो इतिहास जातियों और वर्गों के बीच संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इतिहास जो है वो जातियों और वर्गों के बीच संघर्ष के माध्यम से बढ़ता है। अगला प्रश्न है जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा कब और क्यों दिया? तो 1974 ईस्वी में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सत्तावाद के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में यह नारा दिया गया। अगला प्रश्न है दल विहीन लोकतंत्र यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की अवधारणा जेपी ने किस आधार पर दी? तो किस आधार पर दी? उनका मानना था कि दल जनता को बांटते हैं, लोकतंत्र लोकनीति का आधारित होना चाहिए, राजनीति पर नहीं। जेपी नारायण कहते थे कि दल जो हैं वो जनता को बांटते हैं। क्या करते हैं? दल जो हैं वो जनता को बांटते हैं, लोकतंत्र लोकनीति पर आधारित नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि लोकतंत्र जो है वह लोकनीति पर आधारित नहीं होना चाहिए, राजनीति पर नहीं। अगला प्रश्न है जेपी ने विनोबा भावे के किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो सर्वोदय और भूदान आंदोलन में। किसमें? तो सर्वोदय और भूदान आंदोलन में। सॉरी, इसमें दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा में जेपी ने किस अवधारणा पर बात की थी? तो उनका मानना था कि दल जो है वो जनता को बांटते हैं, लोकतंत्र लोकनीति पर आधारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोक आधारित पर होना चाहिए, राजनीति पर नहीं। अगला प्रश्न है जेपी ने भारतीय लोकतंत्र के लिए किस मॉडल का सुझाव दिया? तो किस मॉडल का सुझाव दिया? तो सहभागी लोकतंत्र का। किसका? तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी या कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी का सुझाव दिया। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन का नाम क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन का नाम क्या है? तो एकात्म मानववाद। क्या है? तो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। अगला प्रश्न है एकात्म मानववाद के अनुसार व्यक्ति और समाज का संबंध कैसा होना चाहिए? तो संबंध होना चाहिए शरीर के अंगों की तरह, परस्पर पूरक और अभिन्न। क्या होना चाहिए? तो परस्पर पूरक और अभिन्न होना चाहिए, दैट इज ऑर्गेनिक रिलेशनशिप होना चाहिए। अगला प्रश्न है अंत्योदय का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उदय, इसी को बोलते हैं अंत्योदय। अगला प्रश्न है दीनदयाल जी के अनुसार राष्ट्र की आत्मा को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्र की आत्मा को चित्ती कहा जाता है, राष्ट्र की अंतर्निहित प्रकृति या संस्कृति के कारण। अगला प्रश्न है अर्थायाम के सिद्धांत में उन्होंने क्या तर्क दिया? तो अर्थायाम के सिद्धांत में क्या तर्क दिया? तो आर्थिक विकास का लक्ष्य मानवीय सुख होना चाहिए, न कि असीमित उपभोग। अब हम देखते हैं तुलनात्मक यानी कि सभी के बीच में तुलना करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसे साधनों की पवित्रता पर गांधी और मार्क्स में क्या अंतर है? तो गांधी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर जोर देते हैं, जबकि मार्क्स साध्य प्राप्ति के लिए हिंसा को भी जायज मानते हैं। अगला प्रश्न है अरविंदो और गांधी दोनों ने किस पत्रिका का संपादन किया, लेकिन अलग अलग समय पर? तो कर्म योगी का। हालांकि अरविंदो का जुड़ाव वंदे मातरम से अधिक था, गांधी ने यंग इंडिया चलाया।
याद रखना है कि अरविंदो ने कर्म योगिन और का संपादन किया था। अगला प्रश्न है एम.एन. रॉय और लेनिन के बीच किस मुद्दे पर बहस हुई थी? तो औपनिवेशिक थीसिस पर। किस पर? तो औपनिवेशिक थीसिस दैट इज कॉलोनियल थीसिस पर। राय का मानना था कि उपनिवेशकों या उपनिवेशों में सर्वहारा को बुर्जुआ राष्ट्रवादियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल महाकाव्य किसने लिखा? तो श्री अरविंदो का। किसका है? तो श्री अरविंदो का। क्या? तो सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल। अगला प्रश्न है हु वर द सुद्राज किसकी रचना है? तो वी आर अंबेडकर की। किसकी? तो वी आर अंबेडकर की है। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसके पत्रों का संग्रह है? तो जवाहरलाल नेहरू के पत्रों का संग्रह है। इंदिरा गांधी को लिखे पत्र जो थे उन्हीं का यह संग्रह है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला प्रश्न है मार्क्स गांधी और सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? यह राम मनोहर लोहिया है। कौन है? तो राम मनोहर लोहिया जो है मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है नव बौद्ध धर्म का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वी आर अंबेडकर को नव बौद्ध धर्म का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है गांधी जी के सर्वोदय विचार का मूल स्रोत कौन सी पुस्तक थी? तो जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट पुस्तक थी। अगला प्रश्न है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एम.एन. रॉय ने की थी 1940 में। अगला प्रश्न है सावरकर ने 1857 के विद्रोह को गदर कहने का विरोध क्यों किया? क्योंकि गदर का अर्थ विद्रोह है जबकि वे इसे स्वतंत्रता समर मानते थे। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अनुसार दूत का मुख्य कार्य क्या है? तो दूत का मुख्य कार्य है प्रेषण दैट इज संदेश भेजना, संधि पालन और शत्रु के भेदों का पता लगाना। अगला प्रश्न है टैगोर का सिंक्रेटिक ह्यूमनिज्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का सर्वोत्तम मिलन ही सिंक्रेटिक ह्यूमनिज्म कहलाता है। पेरियार ने द्रविड़ कड़गम का गठन किस पार्टी को पुनर्गठित करके किया? तो जस्टिस पार्टी को पुनर्गठित करके किया। अगला प्रश्न है इकबाल ने मर्दे मोमिन किसे कहा है? तो वह व्यक्ति जिसने अपनी खुदी को इतना बुलंद कर लिया हो कि वह ईश्वर का प्रतिनिधि बन गया है, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बन जाए उसे ही मर्दे मोमिन कहा है। किसने? तो इकबाल ने। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण ने भारतीय संविधान सभा का सदस्य बनने से क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि उनका मानना था कि संविधान सभा ब्रिटिश ढांचे के तहत बनाई गई है और पूरी तरह संप्रभु नहीं है। अब हम देखते हैं कथन और कारण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला इसमें है मैं न तो मूर्ति पूजा के पक्ष में हूं और न ही इसके विरोध में। यह विचार किसका था? यह स्वामी विवेकानंद का था। वे इसे आध्यात्मिक विकास की एक अवस्था मानते थे। अगला प्रश्न है जाति श्रेणी का ही एक विकृत रूप है, यह किसका विश्लेषण है? यह मार्क्सवादी विचारों का विश्लेषण है, लेकिन भारतीय संदर्भ में लोहिया ने जाति और वर्ग के बीच गतिशीलता की बात की। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर एक कलंक है, यह किसने कहा? यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। क्या? तो अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर एक कलंक है। अगला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय का धर्म राज्य सेक्युलर स्टेट से कैसे अलग है? तो धर्म राज्य का अर्थ कर्तव्यों का पालन यानी कि रूल ऑफ लॉ या ड्यूटी है, न कि किसी पंथ यानी कि
थियोक्रेसी का शासन। अगला प्रश्न है, लोहिया के अनुसार भारत में समाजवाद की स्थापना के लिए किन 3 तत्वों का होना जरूरी है? तो जेल, फावड़ा और वोट, दैट इज संघर्ष, निर्माण और चुनाव। क्या क्या? तो संघर्ष, निर्माण और चुनाव। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने पूना पैक्ट 1932 पर हस्ताक्षर क्यों किए? गांधी जी के आमरण अनशन को तुड़वाने और दलितों के लिए आरक्षित सीटों सुनिश्चित करने के लिए, ताकि पृथक निर्वाचकों के बदले मतलब पृथक निर्वाचन को रोका जा सके। अगला प्रश्न है, नेहरू की पंचशील संधि 1954 किस देश के साथ हुई थी? यह चीन के साथ हुई थी, तिब्बत के मुद्दे को लेकर। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक नियतिवाद स्पिरिचुअल डिटरमिनिज्म किस विचारक से जुड़ा है? तो आध्यात्मिक नियतिवाद जो है यह किस विचारक से जुड़ा है? तो श्री अरविंदो से जुड़ा है। सत्याग्रह का शाब्दिक और दार्शनिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। क्या है? तो सत्य के लिए आग्रह, दैट इज ट्रूथ फोर्स या साउल फोर्स। अगला प्रश्न है, पंडिता रमाबाई ने ईसाई धर्म क्यों स्वीकार किया? तो हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति से निराश होकर, हालांकि उन्होंने ईसाई धर्म के पितृसत्तात्मक स्वरूप की भी आलोचना की। अगला प्रश्न है, मेरी दृष्टि में यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं ईश्वर को भी नहीं मानूंगा। यह उग्र कथन किसका है? यह बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। अगला प्रश्न है, बर्नी ने दिल्ली सल्तनत को इस्लामी राज्य मानने से क्यों इनकार किया? क्योंकि सुल्तान शरीयत के बजाय अपनी राजनीतिक सुविधा यानी जवाबित के शासन करते थे। किससे? तो राजनीतिक सुविधा से शासन करते थे। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो विजक में। किसमें? विजक में है। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी कुछ है। अगला प्रश्न है, टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? तो महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी ने टैगोर को क्या कहा था? तो उन्हें गुरुदेव कह के पुकारा था। अगला प्रश्न है, एम.एन. रॉय ने इंडिपेंडेंट इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र क्यों शुरू किया? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के विचारों और पुनर्जागरण आंदोलन को फैलाने के लिए। हिंदू राष्ट्रवाद का पिता, फादर ऑफ नेशनल हिंदू नेशनलिज्म किसे माना जाता है? तो वी.डी. सावरकर को माना जाता है। किसको? तो वी.डी. सावरकर को हिंदू राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपनाया। आराम हराम है यह नारा किसने दिया? यह जवाहरलाल नेहरू ने दिया। लोहिया ने किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर सक्रिय रूप से आंदोलन किया? तो किसने किया? तो नेपाल में लोकतंत्र की बहाली और गोवा मुक्ति आंदोलन में। लोहिया ने किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर सक्रिय रूप से आंदोलन किया? तो नेपाल में लोकतंत्र की बहाली और गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए। अगला प्रश्न है, जेपी के आंदोलन में को गुजरात में किस नाम से जाना गया? तो गुजरात में नव निर्माण आंदोलन यानी कि नव निर्माण मूवमेंट के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के अध्यक्ष थे? तो किस राजनीतिक दल के अध्यक्ष थे? तो भारतीय जनसंघ के। किसके? तो भारतीय जनसंघ के। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्र में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो राजसूय यज्ञ का उद्देश्य था राज्य की संप्रभुता और शक्ति का प्रदर्शन। क्या था? तो राज्य की संप्रभुता और शक्ति का प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के रूप दर्शक किसे कहा? तो कौटिल्य ने रूप दर्शक किसे कहा? तो सिक्कों की जांच करने वाले अधिकारी को। किसको? तो सिक्कों की
जांच करने वाले अधिकारी को, यानी इंस्पेक्टर ऑफ क्वाइंस को क्या कहा, तो रूप दर्शक कहा। अगला प्रश्न है, अगाना सुत्ता के अनुसार राजा का चुनाव कौन करता है, तो जनता। कौन करता है, तो जनता महासमते द ग्रेट इलेक्ट के अनुसार। दोस्तों, आप लोग के लिए झार शिक्षा के द्वारा बुकलेट्स तैयार की गई हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, जो कि अभी आपको 249 पे मिल जाएगा। और पेपर 1 का जो बुकलेट है, सॉरी, जो पॉलिटिकल साइंस का बुकलेट है यह 499 का मिल जाएगा, और पेपर 1 का जो बुकलेट है यह 249 का मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोग को कोर्स लेना हो तो आप लोग प्ले स्टोर से झार शिक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले सकते हैं। ये अभी आपको 999 पर मिलेगा, और कोर्स पर और बुकलेट पर जो ऑफर है ये आपका 31 जनवरी तक ही है, और जो पेपर 1 पे जो ऑफर है ये आपका 5 जनवरी तक रहेगा। तो जिनको भी लेना हो कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 82 71 11 36 45। कॉल करके व्हाट्सएप में इसका PDF ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।